हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 8 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो ये पूरे चैप्टर में से जो एसेस थे जैसे 700, 701, 705, 706 और 710 और जो ब्रांच ऑडिट के साथ ऐसे 600 और जॉइंट ऑडिट का ऐसे 299 वो भी डिस्कस कर लिया। और जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 12 और कारो 2020 जो है वो हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो अगर आपने वो सारे ही वीडियोस अच्छे से देख लिए या फिर ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तभी आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो एडवाइस कि सारे वीडियोस देख लीजिए या फिर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, राइट। तो चलिए समझते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है 8.23 पर। मैथिली ठाकुर, a CA student, was pursuing audit report of a company. Her eyes fell on an 18-digit alphanumeric number stated at end of audit report below the signatures of auditor and membership number. मैथिली ठाकुर सीए स्टूडेंट है, वो एक कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देख रहे थे तो उनको एक 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिखा। मेंबर का जो सिग्नेचर था ऑडिट रिपोर्ट में उसके बाद उसके मेंबरशिप नंबर के बाद था। उसे क्या कहते हैं? यूडीन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। Make her understand objective and significance of such a randomly generated number. Is it required to be stated in case of audit reports only? वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है जो रेंडमली जनरेटेड नंबर होता है, राइट। क्या ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में ही होता है? हमने यहाँ पर ऊपर ये दिया हुआ है, राइट। ये एक एग्जांपल था, इसमें ये यूडीन जो है, राइट, रेंडमली जनरेटेड नंबर होता है, 18 डिजिट्स का होता है। उसमें जनरली जो ये फर्स्ट 6 डिजिट्स होते हैं वो मेंबरशिप नंबर होते हैं ताकि पता चले कि ये मेंबर नहीं, ये रिपोर्ट साइन किया हुआ है। फिर जो ये 6 नहीं, ये 7 हो गया, राइट। 1 2 3, हाँ। तो ये 20 है, वो रेंडमली नंबर जनरेटेड हुआ है। फिर ये अल्फा जो ये भी जनरली सीक्वेंस में चलते हैं, जितने भी यूडीन्स जनरेट होते हैं वो एक सीक्वेंस में चलते रहते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स है। बट ये जो लास्ट डिजिट्स है वो टोटली रैंडम होते हैं, वो कोई भी आ सकता है, राइट। इस तरह से इनका जनरली फॉर्मेशन रहता है। तो ये जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये ऑडिटर सी इन प्रैक्टिस नहीं साइन किया हुआ है। और ये जनरली सी इन प्रैक्टिस है सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बल्कि और सर्टिफिकेट्स है और दूसरे ऑडिट रिपोर्ट्स, स्टेट्यूटरी ऑडिट के अलावा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, उन सब में भी, उन सब के लिए भी ये यूडीन है वो जनरेट करते हैं, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं जो आपको एंड ऑफ द चैप्टर दिया हुआ होता है। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 8.100 पर। The 18-digit alphanumeric number noticed by her at the end of audit report is unique document identification number (UDIN). It is system-generated unique number. Its basic objective to curb the malpractices of non-CAs impersonating themselves as a CA. जो नॉन CAs है वो CA के बिहाफ पर या CA का प्रिटेंड करके वो साइन करते थे, वो प्रैक्टिस को कम करने के लिए, वो या ख़त्म करने के लिए ये यूडीन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। It helps in securing reports and documents issued by practicing CAs। इससे पता चलता है कि ये जो रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट्स है, वो सिर्फ CA इन प्रैक्टिस ने ही इशू किए हैं क्योंकि CA इन प्रैक्टिस है वही ये यूडीन है वो अपने लॉगिन में से वो जनरेट कर सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन केस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। सिंपल। चलिए अब सेकंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। CA Maya Memani has conducted audit of a company. She has asked Sana, a CA student undergoing training in her office, to prepare draft audit report. CA Maya Memani है, वो एंगेजमेंट पार्टनर होंगे। उनके नीचे जो आर्टिकल है, राइट, सना जो CA स्टूडेंट है उनको ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए बोला। Sana was part of engagement team conducting the audit. She has been further told to prepare draft report expressing unmodified opinion. उनको बोला गया कि आप unmodified opinion वो उनका रिपोर्ट है वो ड्राफ्ट कीजिए। After drafting para comprising unmodified opinion, Sana feels no need to provide basis for opinion. Discuss why her thinking is not proper. सना ने अनमोडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट कर लिया, फिर उनको लगा कि बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्यों प्रॉपर नहीं है उनका जो थिंकिंग है? क्योंकि बेसिस फॉर ओपिनियन है वो अच्छा कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि किस बेसिस पर ये ओपिनियन पर आए हैं, किस बेसिस पर अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है।
राइट। उसमें 4 चीज़ें एक्सप्रेस रिपोर्ट करनी रहती है हमें कि हमने ऑडिट जो किया है वो ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया हुआ है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जहाँ पर भी रिपोर्ट में है उसका रेफरेंस दिया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट ये होता है कि एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की गई है बाय द ऑडिटर। एंड फोर्थ, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर ही ऑडिट हुआ है। और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन होता है तो उसमें रिपोर्ट जो भी ओपिनियन दिया है मॉडिफाइड ओपिनियन, उसके रीजन भी मेंशन किए जाते हैं, जो ऑलरेडी हमने इन डिटेल SS700 और SS705 के साथ समझा हुआ है। इसका आंसर देखते हैं। Basis for opinion is one of the basic elements of an audit report in accordance with SS700. Even in case where unmodified opinion is expressed by the auditor, basis for opinion has to be provided by the auditor. Opinion के नीचे basis for opinion paragraph आना ही चाहिए। Basis for opinion section provide context about auditor's opinion. Therefore, Sana's thinking is not proper. Simple. चलिए अब हम थर्ड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 दिया हुआ है 8.41 पर। CA Sarasbhai Patel, while conducting audit of an entity, feels that there is an atmosphere of non-cooperation all around. CA Sarasbhai Patel है, वो ऑडिटर है कोई एक कंपनी का, एक एंटिटी का। उनको ऐसा लग रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, कल्चर है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उनको किसी न किसी तरीके से उनको जवाब नहीं देते होंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देते होंगे। He has not been provided with necessary support for attending inventory count process of an entity as at year end. उनको ईयर एंड पर जो इन्वेंट्री काउंट हम करते हैं एज पर एस 501, राइट, वो करने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। Besides, CFO is not providing him present address of customers as well as suppliers for sending external confirmations. Even mail IDs have not been provided on the pretext of business confidentiality. CFO है, उन्होंने कस्टमर्स और जो सप्लायर्स हैं उनके एड्रेस ना ही मेल आईडीज दिए कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज पाए, जो SF505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के हिसाब से नेसेसरी प्रोसीजर है फॉर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल्स। He was not able to verify revenues of entity due to lack of complete details. उनको complete details भी नहीं दी गई है रेवेन्यू के बारे में, right? For verifying expenses, he has been asking for bills on a sample basis, but staff has been making lame excuses. उन्होंने इनवॉइसेस मांगे एक्सपेंसेस के लिए, तो वो सैंपल बेसिस पर मांगे, वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। जो स्टाफ है वो कोई ना कोई फालतू से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। द मैटर वॉज ब्रॉट टू नॉलेज ऑफ हायर एक्लोन्स ऑफ मैनेजमेंट बट ऑफ नो अवेल। उन्होंने हायर एक्लोन्स मतलब कि हायर लेवल पर जो थे टॉप मैनेजमेंट है उनको भी बताया, पर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स या कोई हेल्प नहीं मिला। The auditor feels that there could be misstatements and their possible effects would be material and affecting many aspects of financial statement. ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पर मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं और उसकी जो पॉसिबल इफेक्ट्स है वो मटेरियल भी होगी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अफेक्ट करेंगे। इसका मतलब कि वो मटेरियल भी है एंड परवेसिव भी है। Assuming it is not possible to withdraw from the engagement, what type of opinion should be expressed by the auditor? यहाँ पर ऑडिटर को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो किस टाइप का ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करना चाहिए। जो ऑडिटर है उनको नॉन कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर लग रहा है, क्योंकि इन्वेंटरी काउंट नहीं करने दिया, सप्लायर या कस्टमर का एड्रेस नहीं दे रहे तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज सकते हैं। फिर जो रेवेन्यू के डिटेल्स है वो हमें नहीं मिल रही है, ऑडिटर को नहीं मिल रही है। एक्सपेंस के जो बिल्स है वो भी सैंपल बेसिस पर मांगे, वो भी नहीं दिए गए। हायर टॉप मैनेजमेंट TCWG वगैरह को ट्राई किया कांटेक्ट करने की, उनको बात करने की, पर वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे ताकि हमें पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। और हमें लग रहा है कि जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है वो कैसे मटेरियल एंड परवेसिव, क्योंकि जो ये मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारी चीज़ों पर ये अफेक्ट कर सकता है। तो ये मटेरियल एंड परवेसिव इफेक्ट्स है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करेंगे। अगर इसकी इम्पैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नहीं आती, बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता। मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता, राइट, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। इवन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर हमें एविडेंसेस नहीं मिल रहे, इसलिए क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, तो पहले हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दीजिए, बट फिर भी वो नहीं करते हैं तो हमें क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ता है। और जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने की सिचुएशन आती है तो पहले हमें देखना होगा कि क्या लॉ रेगुलेशन के हिसाब से
परमिटेड है कि हम वो विड्रॉ कर सकें। अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो हमें विड्रॉ करना चाहिए, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही हमें देना होगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आरटीपी में 24 में दिया है, बट यहाँ पर ये जो पॉइंट है अज्यूमिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ वो नहीं दिया था, इसलिए हमें दोनों ही ऑप्शन देना है कि अगर लो रेगुलेशन के हिसाब से परमिटेड है तो हम विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। In the given case, auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence relating to inventories, debtors, creditors, revenues and expenses, right? तो ये तो पूरा financial statement almost हो गया। The matter has brought to knowledge of management but no result has been achieved. Besides, auditor opines that there could be misstatements and their possible effects could be both material and pervasive. In such circumstances, he should make disclaimer of opinion in accordance with SS 705. Simple. चलिए अब हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फोर्थ क्वेश्चन दिया है 8.65 पर। CA DK Yadav is auditor of a company having 4 branches. The 4 branches are audited by another auditor, CA Yamini Jain. DK Yadav है वो कंपनी ऑडिटर है, पूरी कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं, राइट, कि जिसकी 4 ब्रांचेस है और वो जो ब्रांचेस है, राइट, उनका ऑडिट CA यामिनी जैन करने वाले हैं। The reports in respect of accounts of branches examined by her have already been sent to company auditor. जो यामिनी जैन ने चारों ब्रांचेस के लिए ऑडिट किया है वो सारी ही उसके लिए जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑलरेडी कंपनी ऑडिटर CA DK यादव को दे दिया है। During the course of audit, CA DK Yadav asks the branch auditor to share with her summary of audit procedure and findings in respect of accounts of branches examined. CA DK यादव है वो उनको बताते हैं, पूछते हैं कि भाई आप हमें जो ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए, जो फाइंडिंग्स है उनका भी हमें आप समरी दीजिए, राइट, आपने जो भी ब्रांचेस का ऑडिट किया है उसके लिए। CA यामिनी जैन feels it as encroachment of her domain. Discuss the issue. CA यामिनी जैन है उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो राइट है, उनके कंट्रोल है वो किसी ने छीन लिए है, राइट, उसमें वो इंटरफियर करना चाहते हैं। डिस्कस द इश्यू, तो ये क्या है, यहाँ पर जो CA DK यादव है वो प्रिंसिपल ऑडिटर है, वो पूरी ही कंपनी का ऑडिट करने वाला है, और जो CA यामिनी जैन है वो ब्रांच ऑडिटर है, कंपोनेंट के ऑडिटर है। प्रिंसिपल ऑडिटर है वो जो अदर ऑडिटर है, कंपोनेंट के ऑडिटर है, उनको एडवाइस वगैरह भी कर सकती है और उनके पास से समरी वगैरह भी ले सकती है कि उन्होंने किस तरह से ऑडिट प्रोसीजर किया हुआ है। ये SS 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर के हिसाब से वो अलाउड है। तो ये जो CA DK यादव ने किया है वो बराबर ही है, उसके इंटरफियरेंस करना या कंट्रोल करना ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो उनका ऑडिट प्रोसीजर के लिए नेसेसरी है, क्योंकि उनको तो पूरी कंपनी के ऊपर ओपिनियन देना है। तो ब्रांच ऑडिट प्रॉपर हुआ है या नहीं, वो जो ऑडिटर है, ब्रांच ऑडिटर है, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, वो देखने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। As per 600, SS 600, using the work of another auditor, the principal auditor might discuss with the other auditor the audit procedures applied or review a summary, written summary of other auditors' procedures and findings, which may be in the form of completed questionnaire or checklist. वो completed questionnaire या checklist देख सकते हैं ताकि पता चले कि उन्होंने क्या क्या audit procedure, branch auditor ने क्या क्या audit procedures की है। Such review of audit procedures and findings can be undertaken if principal auditor feels that it is necessary to apply such procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence. अगर उनको लग रहा है कि sufficient appropriate audit evidences के लिए ये necessary है, right, तो ये procedures कर सकते हैं। It is not an encroachment of another auditor's domain, right, उसमें कंट्रोल करना, राइट करने का कोई इरादा नहीं। क्लियर। चलिए अब जो लास्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है वो देखते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 दिया हुआ है पेज नंबर 8.82 पर। CA Ravi Patnaik is conducting audit of a company for which reporting requirements under CARO 2020 are applicable. रवि पटनायक है वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जिनको CARO 2020 है वो applicable है। He finds that cash credit facilities amounting to ₹4 crores were released to the company by branch of a bank for meeting its working capital requirements. उन्होंने देखा कि ये जो कंपनी है उनको कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिली है ब्रांच के द्वारा, बैंक ब्रांच से, राइट, और वो जो फैसिलिटी है वो 4 करोड़ रुपीस की है, राइट, वर्किंग कैपिटल लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है। He finds that out of above funds, ₹1 crore have been used by the company for installing effluent treatment plant to meet state pollution control board requirements. उनमें से जो 4 करोड़ मिले थे उसमें से 1 करोड़ है वो effluent treatment plant
बनाने के लिए यूज किया गया है, इंस्टॉल करने के लिए यूज किया गया है, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। इज देयर एनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन अपॉन हिम अंडर कारो 2020? क्या ये कारो 2020 में रिपोर्ट करना जरूरी है? हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है कि शॉर्ट टर्म जो लोन लिया गया है, बोरोविंग्स है, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया गया है, जो कारो 2020 में क्लोज 9 सब क्लोज डी के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स को अगर लॉन्ग टर्म इंटेंशन के लिए अगर यूज किया, लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए यूज किया गया है, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा, राइट। इसका आंसर देखते हैं। क्लोज 9 सब क्लोज डी ऑफ कारो 2020 whether funds raised on short term basis have been utilized for long term purposes, if yes the nature and amount to be indicated। अगर शॉर्ट टर्म बोरोविंग है वो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज किया गया है, तो उसका नेचर एंड अमाउंट ऑफ दैट लोन जो है वो बताना जरूरी है, जितना भी यूज किया है वो बताना जरूरी है। In the given situation, funds have been raised for meeting working capital requirements for ₹4 crores. Cash credit facilities for meeting working capital requirements are by their very nature short-term borrowings. Working capital loan है तो वो short-term loan बन जाएगा। Out of above ₹1 crore have been used by the company for investment in effluent treatment plant, which is ostensibly for a long-term purpose। ये जो plant है वो obviously long-term purpose के लिए ही है, right? तो hence the matter needs to be reported in accordance with requirements of clause 9D of कारो 2020। सिंपल। यहाँ पर जनरली सबसे पहले कोई भी ऑडिट वगैरह के आंसर करते हैं, तो अगर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है तो जो प्रोविजन है वो सबसे पहले पैराग्राफ में आएगा, सेकंड पैराग्राफ में फैक्ट ऑफ द केस मेंशन किया जाएगा, थर्ड पैराग्राफ में जनरली रिलेट किया जाता है, और फोर्थ में उनका कंक्लूजन आता है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो रिलेट करना और कंक्लूड करने के लिए अलग अलग पैराग्राफ पॉसिबल नहीं होते, ज़रूरी नहीं होते हैं, तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं, राइट। बट जनरली 4 पैराग्राफ एडवाइजेबल रहते हैं, बाकी जिस तरह से के सिनारियो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आएगा। बट ये 3 पैराग्राफ तो आने ही चाहिए, प्रोविजन जो है, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन, या फिर जो उसको रिलेट करके आंसर आता है, राइट। तो ये थे हमारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस। होपफुली ये सारे ही आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी जो है इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।